नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? पहले तो ये डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो एक्सेप्शन बेसिकली हम कहते हैं किसी की रन टाइम एरर, कोई भी ऐसा एरर जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अकर हो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है कोई ऐसे एरर? कभी आप लोगों को नहीं ऐसा एरर फेस किया? जी कभी कोई रन टाइम पे कोई एरर आपको फेस करना पड़ा? कौन सा एरर था वो? देखो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए सपोज मैं एक न्यू इधर एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से। एक्सेप्शन के मुताबिक अभी हमने बात की, रन टाइम एरर्स जो हमारी होती हैं उनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपको रन टाइम पर कोई एरर फेस करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। इंट ए बी सी, सपोज मैंने 3 वेरिएबल्स लिए। ए को मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, बी को मैंने वैल्यू दे दी थी 0 और मैं सी को कहता हूँ सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी और उसके बाद मैं सपोज से प्रिंट करा रहा हूँ। थोड़ा स्लो करता हूँ। सपोज मैं सी को यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। अब देखें, अब इसके मुतालिक आप लोग जानते ही हैं कि भाई ये अब आपके पास एक रन टाइम एरर है जिसको हम एक्सेप्शन का नाम देंगे। और देखो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन हुई तो उसने आपको एक एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception डिवाइड बाय 0 और उसने लाइन नंबर भी बता दिया। लाइन नंबर 9 पर कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से कोई एक्सेप्शन अकर हो गई। जब भी हमारी एप्लीकेशन में एक्सेप्शन अकर होती है तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। क्रैश का मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ पर मैं एक मैसेज दे रहा हूँ बाय का। लाइन नंबर 9 की वजह से एक्सेप्शन अकर होगी, रन टाइम एरर। और जब भी एक्सेप्शन अकर होगी हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली एंड नहीं हो सके। होना ये चाहिए था कि ये बाय तक के मैसेज तक हमारी एप्लीकेशन चलती, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट यही है। सबकी सब स्टेटमेंट्स मुकम्मल अगर चलेंगी तो इट मीन्स कि हमारी एप्लीकेशन की टर्मिनेशन नॉर्मली हुई है। पूरी एप्लीकेशन चली, चलने के बाद एंड हो गई। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी सिचुएशन है, नॉर्मल सी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन
अगर सब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आप यहाँ पर अगर कोई कैलकुलेटर ओपन करके अगर आप इधर कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करें डिवाइड बाय जीरो वाला, तो इधर ये एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगा 2 डिवाइड बाय 0, बल्कि उसने आपको एक प्रॉपर मैसेज दिया कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, अभी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है आपसे गलत इनपुट हो गई थी, आप उसको खत्म कर दें और दोबारा से नए सिरे से आपको इनपुट वगैरह दे दें, कोई प्रॉपर इनपुट दें, ठीक है आपको सही आंसर मिलेगा, लेकिन एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, बल्कि हमारी एप्लीकेशन उस रॉन्ग इनपुट को जो यूज़र ने एंटर की थी उसको हैंडल करे, एप्लीकेशन हमारी क्रैश ना हो। अब इसलिए हमने एक्सेप्शन को हैंडल करना। रन टाइम एरर्स को हमने किसी तरह से कुछ अपना ऐसा कोड लिखना है कि रन टाइम एरर जो है वो अकर ना हो, बल्कि वो आपको कोई प्रॉपर मैसेज वगैरह दे और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली टर्मिनेट हो। अब इसके लिए हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना। ये हमारा टॉपिक है जी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हम कुछ ब्लॉक्स यूज करते हैं, वो हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक वैसे तो एक ब्लॉक और भी होता है, लेकिन हम ट्राई कैच फाइनली चलो हम कर लेते हैं। ट्राई कैच फाइनली मतलब 3 ब्लॉक्स आते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। ट्राई ब्लॉक में कौन सी स्टेटमेंट्स आएंगी? ऑल स्टेटमेंट्स which can cause some exception। वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जिनकी वजह से एक्सेप्शन आने के चांसेस हो, चाहे वो एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं जहां पर हमें खदशा हो कि भी इस स्टेटमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, उन तमाम स्टेटमेंट्स को हमने कौन से ब्लॉक में लिखना है? ट्राई ब्लॉक में लिखना है, उन तमाम स्टेटमेंट्स। इसके बाद आगे आया था हमारा कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है। इट इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन। ये ब्लॉक हमारा तब एग्जीक्यूट होता है या हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ तब एंटर होगा जब कोई एक्सेप्शन अकर होगी। एक्सेप्शन अकर हुई तो वो कैच करेगा, उसको हैंडल करेगा। अगर एक्सेप्शन अकर ही नहीं होती तो फिर कैच की भी जरूरत नहीं है। तो इट मींस कि कैच ब्लॉक हमारा सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई एक्सेप्शन अकर होती है। अगर एक्सेप्शन अकर ही नहीं हो रही तो फिर हमारा कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल ओनली एंटर्स इन कैच ब्लॉक when exception occurs। अगर एक्सेप्शन अकर होगी तो कंट्रोल कैच ब्लॉक में आएगा। अगर एक्सेप्शन अकर ही नहीं होती तो फिर कंट्रोल कैच ब्लॉक में आएगा ही नहीं। ठीक है, और सुन लो, फॉर वन ट्राई ब्लॉक there can be one or more catch blocks। ट्राई ब्लॉक एक तो नीचे कैच ब्लॉक एक बना सकते हो,
ट्राई ब्लॉक एक तो नीचे कैच ब्लॉक आप मल्टीपल बना सकते हैं, मोर देन वन कैच ब्लॉक भी बनाया जा सकते हैं कि भी अगर फला एक्सेप्शन अकर हो तो फला कैच ब्लॉक में चले जाना, अगर फला एक्सेप्शन अकर हो तो उसके लिए फला कैच ब्लॉक में चले जाना, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप अलग अलग कैच ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक एक, तो उसके अगेंस्ट कैच ब्लॉक भी एक हो सकता है या एक से ज्यादा कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, when some exception occurs then control leaves the try block and once control leave the try block, it will never return or go back to try block. When some exception occurs, the control leaves the try block, and once the control leaves the try block, it will never return or goes back to the try block. आपने एक ट्राई ब्लॉक बनाया, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन अकर हुई, उसने ट्राई ब्लॉक की बाकी स्टेटमेंट्स को छोड़ देना है और कैच में आ जाना है। सपोज करो ट्राई ब्लॉक में थी 10 स्टेटमेंट, ट्राई ब्लॉक में 10 स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट की वजह से एक्सेप्शन अकर हो गई। अब दूसरी के बाद उसने नीचे ट्राई ब्लॉक की तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़ देना है और कैच में आ जाना है, और जब कंट्रोल एक दफा कैच में आ गया दोबारा ट्राई में नहीं जाएगा। बात समझ लग रही है कि ट्राई की फिर बाकी स्टेटमेंट्स जो 8 स्टेटमेंट्स जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। जब कंट्रोल एक दफा ट्राई से निकलकर कैच में आ गया दोबारा उसने ट्राई ब्लॉक में नहीं जाना। सिंपल सी बात। नहीं, जब एक्सेप्शन हैंडल हो गई ना तो उसने दोबारा ट्राई ब्लॉक में नहीं जाना, उस स्टेटमेंट को उसने दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करना कि ट्राई में वो जाएगा ही नहीं, उसने कैच के बाद उसने आगे जाना कंट्रोल ने। क्योंकि देखो कंट्रोल आपको पता है कि कभी भी इस तरह से वो शिफ्ट नहीं होता, कंट्रोल आगे फॉरवर्ड ही मूव करता है हमेशा। हाँ, अनलेस कि आप कोई एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूज करें जो उसको वापस शिफ्ट करे ऊपर कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल कोई लूपिंग स्ट्रक्चर लगाया हुआ है या आपने कोई गो टू स्टेटमेंट वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ अगर आपने यूज़ की हुई है, फिर तो कंट्रोल दोबारा ऊपर जा सकता है, अदरवाइज उसमें दोबारा ऊपर नहीं जाना। कंट्रोल हमेशा आपको पता है कि फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, ऊपर कंट्रोल दोबारा नहीं जाता। ये तो हो गया हमने कैच ब्लॉक के मुतालिक हमने कोई थोड़ी सी बात की। आगे आ जाता है जी फाइनली ब्लॉक। अच्छा, अब यहां पर कंफ्यूज ना होना, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइनल कीवर्ड को डिस्कस किया था। फाइनल, उसके 3 यूजेस देखे थे। ये है फाइनली ब्लॉक। फाइनल और फाइनली अलग अलग है, ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बल्कि एक और कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे, फाइनलाइज, वो आगे चल के आएगा, उसके बाद में देखेंगे। तो आपने इनमें इन मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, कंफ्यूज ना होना, इनको गलत ना अटेम्प्ट कर देना अगर आ जाए तो। फाइनल कीवर्ड अलग है, उसके 3 यूजेस हैं, और फाइनली ब्लॉक जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगा। फाइनली ब्लॉक it executes in both cases whether exception occurs or not. एक्सेप्शन अकर होगी तो ट्राइस को छोड़ के कैच में आएगा, कैच के बाद फाइनली में चला जाएगा। अगर एक्सेप्शन अकर नहीं होती तो ट्राई ब्लॉक को मुकम्मल एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कैच को छोड़ के फाइनली में आ जाएगा। यानी फाइनली ब्लॉक आपका हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या एक्सेप्शन अकर ना हो, फाइनली ब्लॉक ने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है। अच्छा, अब ये जो फाइनली ब्लॉक है इसका नॉर्मली मकसद क्या है, पर्पस क्या, हम क्यों बनाते हैं जी फाइनली ब्लॉक?
तो नॉर्मली हम जो हमारी एप्लीकेशन जिन रिसोर्सेज को यूज कर रही होती है उन रिसोर्सेज को रिलीज कराने के लिए, उन रिसोर्सेज को फ्री कराने के लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली फाइनली ब्लॉक is used to release resources captured by or reserved by our application। देखो समटाइम ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन किसी रिसोर्सेज को यूज कर रही है। अब वो रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो हमारी डेटाबेस है वो एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, हमारी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, हमारी एप्लीकेशन का कोई इंटरनल पार्ट नहीं है, वो अलग है। अब हम ये चाहेंगे कि अगर एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, जब काम मुकम्मल हो जाए तो वो जो डेटाबेस है उस तक जो कनेक्शन इस्टेब्लिश था वो कनेक्शन जो है वो हमारा टर्मिनेट हो जाए। हमने रिसोर्सेज को फ्री करवाना है। या अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो फाइल्स के ऊपर काम कर रही है, फाइल के अंदर डाटा रीड एंड राइट कर रही है, फाइल हैंडलिंग, तो हम ये चाहेंगे कि जब हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाए तो जिन फाइल्स को हमारी एप्लीकेशन यूज कर रही थी उन फाइल्स तक का कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाए, ताकि कोई और एप्लीकेशन अगर उन फाइल्स के ऊपर काम करना चाहे तो वो उनको फाइल्स जो है वो अवेलेबल हों। या अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट भेजने के लिए काम कर रही है, आपने नेटवर्क की कोई एप्लीकेशन बनाई है, सपोज आपने कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो दो कंप्यूटर्स के बीच मैसेजिंग को सेंड करती है। आपने एक एप्लीकेशन बनाई, मैं इस कंप्यूटर से मैसेज सेंड करता हूँ, दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है, वो मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैं मेरे कंप्यूटर पर आ रहा है। अब यहाँ पर आप नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, नेटवर्क भी आपका एक एक्सटर्नल रिसोर्स है। जब आपको काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपने उस नेटवर्क कनेक्शन को खत्म करना है। वो सॉकेट्स होती हैं, उन सॉकेट्स को आप क्लोज करेंगे ताकि कोई और अगर उस सॉकेट को यूज करना चाह रहा है तो कोई और उसे यूज कर ले। तो नॉर्मली हम फाइनली ब्लॉक इसलिए यूज करते हैं ताकि आप अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज को रिलीज करवा सकें, फ्री करवा सकें, ताकि कोई और एप्लीकेशन उनको अगर यूज करना चाहे तो वो यूज कर सके। इसलिए हम नॉर्मली फाइनली में कुछ ऐसा कोड लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और बस लास्ट बात, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली हम करते हैं, और वो ये कि ट्राई ब्लॉक के बाद आफ्टर ट्राई ब्लॉक या तो कैच ब्लॉक लाजमी है, फाइनली नहीं देना ना दो, या ट्राई ब्लॉक के बाद फाइनली दे दो कैच ना दो। ठीक है, ऐसा, या दोनों देना चाह रहे तो दोनों दे दो, ट्राई कैच फाइनली। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ट्राई ब्लॉक हो, ना कैच हो, ना फाइनली हो, ये नहीं हो सकता। ट्राई के बाद या कैच ब्लॉक लाजमी आएगा या फाइनली ब्लॉक लाजमी आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन अकेला ट्राई ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है जी, बस ये लास्ट इसके मुतालिक कुछ वर्ड्स थे। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब देखो, ऐसे सपोज हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन अकर हो रही है, किस स्टेटमेंट की वजह से एक्सेप्शन अकर हो रही है जी? लाइन नंबर 9 की वजह से, C = A / B। हाँ, अगर A और B की वैल्यूज ठीक वैल्यूज हैं, प्रॉपर वैल्यूज हैं, फिर एक्सेप्शन अकर नहीं होगी। ऐसा ही है ना? ऐसे सपोज अगर मैं A को मैंने 2 दिया, B को मैं 2 दे देता हूँ, B को मैं 1 दे देता हूँ, तो अब कोई एक्सेप्शन अकर नहीं होगी। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चलेगी, एंड तक चलेगी, बाय तक का मैसेज आया, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन एंड हुई है, नॉर्मल टर्मिनेशन हो गई। ठीक है, लेकिन दिस स्टेटमेंट कैन कॉज सम एक्सेप्शन इफ द वैल्यू ऑफ B इज 0। जब कभी B की वैल्यू 0 होगी, इस स्टेटमेंट एक्सेप्शन देनी। तो हम क्या करते हैं, हम सेफ साइड पे रहते हुए
हम एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं। ट्राई, मैं कहता हूँ स्टेटमेंट को ट्राई करो। चलो मैं भी फिलहाल सारा कुछ ही मैं ये ट्राई स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर, सॉरी। इसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ जी कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक जो है मैं अभी फिलहाल एक जेनेरिक एक जनरल कैच ब्लॉक बना रहा हूं। और ये मैंने एक्सेप्शन की क्लास है, मेन क्लास, मैंने उसको यूज किया और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहां पर मैं एक मैसेज में प्रिंट करवाता हूं कि एक्सेप्शन अकर क्या हुई। Get message, I think we अच्छा अब देखें, अब मैं यहाँ पर b को मैं कर रहा हूँ 0। अब जैसे ही वो लाइन नंबर 10 पर आएगा एक्सेप्शन अकर होगी, उसने क्या करना है, लाइन नंबर 11 और 12 को स्किप कर देना, छोड़ देना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक्सेप्शन अकर होती है तो कंट्रोल उस स्टेटमेंट से जहां से एक्सेप्शन अकर होगी वहां से सीधा कैच में आ जाएगा और ट्राई की बाकी स्टेटमेंट्स को वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा। अच्छा अब देखो, अब एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही, बल्कि उसने यहां पर आपको एक मैसेज दे दिया डिवाइड बाय 0 का, डिवाइड बाय 0। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि लाइन नंबर 10 की वजह से एक्सेप्शन अकर हुई, वो सीधा कैच में आया और उसने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, यानी कि वो मैसेज प्रिंट करा दिया जिसकी वजह से एक्सेप्शन अकर हो रही थी। अब हमारी एप्लीकेशन, इसको हम कहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन टर्मिनेट हो रही है जी, सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रही है। एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर लिया, एक्सेप्शन अकर हुई, हमने उसको हैंडल कर लिया। उसके बाद अगर आप नीचे कोई फाइनली ब्लॉक अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो फाइनली ब्लॉक आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, चलो सपोज बाय का मैसेज मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये बाय का मैसेज दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। अभी एक्सेप्शन अकर हो रही है, उसने एक्सेप्शन को हैंडल किया, बाय का मैसेज दे दिया। और सपोज करें कि अगर हमारे पास वैल्यूज प्रॉपर हैं तो अब बाय 2 दफा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन अकर नहीं होगी। वो सी को प्रिंट करेगा, फिर बाय प्रिंट करेगा, कैच में फिर वो नहीं जाएगा और बाय को फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है अभी हर हाल में। तो देखो 1 बाय बाय, एक बाय जो है वो ट्राई ब्लॉक की लास्ट स्टेटमेंट है और दूसरा बाय जो आ रहा है वो फाइनली ब्लॉक की वजह से आ रहा है। तो फाइनली ब्लॉक आपका हर हाल में एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे एक्सेप्शन अकर हो या ना हो। आप कोई स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है? समझ नहीं लगी। क्योंकि देखो ट्राई ब्लॉक की किसी स्टेटमेंट की वजह से एक्सेप्शन अकर ही नहीं हुई, दोनों की वैल्यूज 2 2 थी। इसको जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1 1। कोई एक्सेप्शन तो नहीं अगर हुई ना, तो वो अगली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा। उसने 1 को प्रिंट कराया, फिर वो बाय पे भी चला गया, ट्राई ब्लॉक मुकम्मल हुआ और फिर अब उसने कैच में जाना नहीं है, कैच को स्किप करेगा और फाइनली पे चला जाएगा। ठीक है, हम कैच ब्लॉक जो है, ये जो मैंने कैच ब्लॉक बनाया है ना, ये कैच ब्लॉक हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, हर तरह की एक्सेप्शन। क्योंकि ये मैंने कैच ब्लॉक जेनेरिक कैच ब्लॉक बनाया, मैंने यहाँ पर जो क्लास यूज की है वो मैंने एक्सेप्शन की क्लास यूज किया। जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो इसी से आगे बेसिकली इनहेरिट होती हैं, बाकी जितनी भी टाइप की एक्सेप्शंस। अगर आप किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई कैच ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं।
लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कोई और स्पेसिफिक कैच ब्लॉक बनाऊं, मैं यहाँ पे एक काम और करके आपको दिखाता हूँ। वो ये कि देखो, जैसे सपोज करते हैं अगर सपोज हम यहाँ पर एक एरे बनाएं, मैं यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ, इसका साइज में रख रहा हूँ 5 का। अब इसके वैलिड इंडेक्सेस क्या होंगे? 0 से लेके 4 तक। अगर मैं कुछ ऐसे, अब मैं ट्राई ब्लॉक में आ रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक में ऊपर मैंने एरे डिक्लेयर किया, मैं ट्राई ब्लॉक में आ गया। मैं कहता हूँ एरे के इंडेक्स 10 के ऊपर ये वाली वैल्यू डाल दो। अब इस एरे में जो मैंने बनाया जिसका साइज ही 5 का है, क्या उसके अंदर इंडेक्स 10 होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसका वैलिड इंडेक्स है 0 1 2 3 4। अब इसकी वजह से एक्सेप्शन अगर होगी इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी वैलिड है, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यूज 2 2 हैं, तो ये स्टेटमेंट ने एक्सेप्शन अकर नहीं करनी। लाइन नंबर 12 की वजह से एक्सेप्शन अकर होगी, लेकिन अब आपको एक्सेप्शन का मैसेज क्या मिल रहा है? ये 10 का मैसेज क्यों शो कर रहा है? एरे में तो हमारा इंडेक्स ही इनवैलिड है। तो ठहरो जरा, अच्छा देखो, मैंने स्टेटमेंट को ना ट्राई ब्लॉक से निकाला है, तो उसने यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कि भाई इस एरे के अंदर -1 कोई इंडेक्स नहीं हो सकता। तो उसने यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन दे दी, क्योंकि इसके वैलिड इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होंगे और 4 तक जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं ऐसे इनवैलिड इंडेक्स दिया था पहले 10, तो भी वो आपको अब एक्सेप्शन जो है वो आपको दे रहा है। लेकिन सपोज करें कि अगर आपने इसको उठा के ट्राई ब्लॉक में अगर आपने रख दिया है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही मैसेज प्रिंट नहीं होगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया है। जब ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो अब आपको वो प्रॉपर एक मैसेज दे रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। आप अलग अलग कैच ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कैच ब्लॉक बना रहा हूं जो एरे के इनवैलिड इंडेक्सेस के लिए होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब ये जो कैच ब्लॉक है
ये मैंने स्पेसिफिक कैच ब्लॉक बनाया है। ये वाला कैच ब्लॉक सिर्फ एरे के इनवैलिड इंडेक्सेस अगर आएंगे तब ये कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, अगर मैं एरे का इंडेक्स वैलिड रखता हूं लेकिन ये डिवाइड वाली स्टेटमेंट अगर मेरी इनवैलिड है तो अब क्या होगा? क्या गेस करते हैं आप लोग? देखो, ट्राई की पहली स्टेटमेंट वैलिड है, ट्राई की दूसरी स्टेटमेंट अब इनवैलिड है क्योंकि बी 0 है। यहां पे एक्सेप्शन अगर होगा, एक्सेप्शन अगर होगा तो वो किधर जाएगा? कैच में जाएगा, फाइनली में जाएगा। देखो, ये वाला जो कैच ब्लॉक है, ये वाला कैच ब्लॉक सिर्फ एरे के इनवैलिड इंडेक्सेस के टाइम पर इसमें आएगा कंट्रोल। अब ये जो एक्सेप्शन अकर हो रही है ये इनवैलिड इंडेक्सेस की वजह से नहीं हो रही, बल्कि एक्सेप्शन जो अकर हो रही है वो डिवाइड बाय 0 की वजह से हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये वाला कैच ब्लॉक जो एक्सेप्शन अकर हो रही है उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए वो फाइनली में चला जाएगा, कैच में जाएगा ही नहीं। अब ये वाली एक्सेप्शन जो है, ये यहाँ पे जो एक्सेप्शन अकर हो रही है इसको हैंडल करने वाला हमारे पास कोई कैच ब्लॉक नहीं है, तो उसने आपको एक एक्सेप्शन का मैसेज दिया है, बाय भी दे रहा है, फाइनली वाला बाय दे रहा है, और लेकिन उसके बाद साथ साथ आपको ये भी कह रहा है कभी कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुई है डिवाइड बाय 0 वाली। अब अगर आप चाहें तो आप एक और कैच ब्लॉक भी बना सकते हैं, और वो कैच ब्लॉक क्या होगा? कैच एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन उसका नाम है बेसिकली क्लास का। अब ये जो हमने कैच ब्लॉक बनाया है, ये कैच ब्लॉक अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। ऊपर वाला कैच ब्लॉक सिर्फ एरे के इनवैलिड इंडेक्सेस को हैंडल कर सकता है। अगर इन दो के अलावा कोई तीसरी एक्सेप्शन अगर हो जाए फिर क्या होगा? फिर वो दोबारा से आपकी वो एक्सेप्शन जो होगी वो हैंडल नहीं हो सकेगी और आपकी एप्लीकेशन फिर से क्रैश हो जाएगी, फाइनली ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप स्पेसिफिक कैच ब्लॉक बनाते हैं, अब देखो ट्राई ब्लॉक एक है लेकिन कैच ब्लॉक मैंने 2 बनाए हैं। सपोज यहां पे मैं स्टेटमेंट फिर उसी तरह से दे रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट एक ट्राई ब्लॉक, उसके लिए मैंने 2 कैच ब्लॉक बनाए। अब अगर कोई तीसरी एक्सेप्शन अकर होगी तो मेरी एप्लीकेशन उस तीसरी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकती। तो फिर हम नॉर्मली क्या काम करते हैं, फिर आप नॉर्मली एक एंड पे हम एक जेनेरिक कैच ब्लॉक बना देते हैं जो हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर ले, जो इन 2 के अलावा हो, इन 2 के अलावा। अब 3 कैच ब्लॉक हमने बनाए। पहला कैच ब्लॉक सिर्फ एरे के इनवैलिड जो इंडेक्सेस हैं उनको हैंडल करेगा, दूसरा कैच ब्लॉक अरिथमेटिक एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा, और तीसरा कैच ब्लॉक इन 2 एक्सेप्शंस के अलावा जो भी एक्सेप्शन आएगी उनको हैंडल करेगा। क्योंकि ये तीसरे वाला है ना, तीसरे वाला ये है जेनेरिक कैच ब्लॉक, ये हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, हर तरह की।
पहले वाले स्पेसिफिक। अच्छा, अब एक बात जरा तवज्जो के साथ सुन लें, वो ये कि अगर आप जेनेरिक कैश ब्लॉक भी बनाते हैं और कोई स्पेसिफिक कैश ब्लॉक भी बनाते हैं, तो फिर स्पेसिफिक कैच ब्लॉक हमेशा पहले आएंगे, जेनेरिक कैच ब्लॉक बाद में आएगा। क्योंकि जब भी एक्सेप्शन अकर होती है तो हमारा कंट्रोल नियरेस्ट कैच ब्लॉक में जाता है। नियरेस्ट कैच ब्लॉक, जो कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। अब इस बात को जरा तवज्जो के साथ समझ लो। देखो, अगर डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन अगर होती है तो दो कैच ब्लॉक हैं जो उसको हैंडल कर सकते हैं। एक पहला कैच ब्लॉक ये भी उसे हैंडल कर सकता है और दूसरा ये वाला कैच ब्लॉक ये भी उसे हैंडल कर सकता है। दो कैच ब्लॉक्स हैं जो डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल किस में जाएगा? जो नियरेस्ट है। अब नियरेस्ट है ये वाला अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला, तो कंट्रोल यहां चला जाएगा, नीचे वाले एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने जेनेरिक को पहले बना लिया कुछ ऐसे, मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया, यहां पे मुझे पेस्ट करना है। अब देखो, अब जेनेरिक कैच ब्लॉक पहले आ गया जो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। ये वाले कैच ब्लॉक, इन कैच ब्लॉक्स तक हमारा कंट्रोल कभी जा ही नहीं सकेगा। जैसे ही डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन अकर होगी तो दो कैच ब्लॉक हैंडल कर सकते हैं, एक ये वाला एक्सेप्शन वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? पहले वाला, तो वो यहां तक जा ही नहीं सकेगा। जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला वहां तक वो कंट्रोल हमारा कभी नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर एरे का कोई इनवैलिड इंडेक्स आ जाता है, तो एरे का इनवैलिड इंडेक्स अगर आ जाता है तो फिर यही वाला कैच ब्लॉक उसको भी हैंडल कर सकता है। ये वाला कैच ब्लॉक हमारा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए अगर आप यहां पर अपना माउस लेकर आए, जो एरर वो दे रहा है, तो क्या कहता है? एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट, कि भी इससे ऊपर कोई ऐसा कैच ब्लॉक है जिसने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। अब ये वाला कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। ये कोड आपका जो है आउट ऑफ रीच कोड हो गया। इस कोड तक हमारा कंट्रोल कभी पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप मोर देन वन कैच ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा स्पेसिफिक कैच ब्लॉक्स को पहले रखेंगे और जो जनरल या जेनेरिक कैच ब्लॉक है उसको आप बाद में रखेंगे। अदरवाइज जेनेरिक कैच ब्लॉक ने हर तरह की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना है, स्पेसिफिक कैच ब्लॉक तक हमारा कंट्रोल कभी जा ही नहीं सकेगा। ऐसा कोड हमारा अनरीचेबल कोड होगा, और अनरीचेबल कोड जब भी आएगा जावा में कहीं पर भी, तो वो आपके लिए एक वैसे ही कंपाइल टाइम एरर होगा। देखो, दरअसल होता ही है बाज़-औक़ात कि जब कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन अगर होती है तब हम उस केस में कोई और कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो भी अगर ये वाली अगर हो एक्सेप्शन अगर हो तो ये काम करना, अगर ये एक्सेप्शन अगर हो तो ये वाला काम करना, वो काम आप फिर जेनेरिक में नहीं कर सकते। जेनेरिक में आप आगे जाके फिर जाके उसको या तो कुछ चेक वगैरह लगाएं कि भी एक्सेप्शन अगर हुई है, कौन सी हुई है उसे चेक करो। अगर चेक करो फिर फला एक्सेप्शन है तो ये काम करो, फला है तो ये काम करो, तो फिर आप उससे बेहतर है कि आप स्पेसिफिक कैच ब्लॉक्स लगा दो। ये एक्सेप्शन के ऊपर हमने बात की थी और इसको मैं वापस वहीं पर ले जाता हूँ जहाँ से मैंने इसे कट किया था। तो स्पेसिफिक कैच ब्लॉक्स पहले आएंगे और जेनेरिक जो है वो एंड के ऊपर आएगा। इसी में जावा में एक कॉन्सेप्ट एरर का भी है, जैसे हम एक्सेप्शन को डिस्कस करें वैसे एक एरर का भी कॉन्सेप्ट होता है। उसका बस छोटा सा एक ओवरव्यू देना है, तो वो हम फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट जो है उसका एक ओवरव्यू देंगे। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, कोई बात को पूछना चाहें, कोई इशू? कोई प्रॉब्लम भी किसी को?